हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ। पूरे स्टोरी को, हम पूरे अध्याय को एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपके इस चैप्टर का नाम है अर्ली स्टेट्स इन इंडिया। अर्ली स्टेट्स ऑफ इंडिया, इस चैप्टर को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने इससे पहले के अध्याय में पढ़ा है, समझा है, देखा है कि किस तरह से भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, जिसमें सबसे पहले अर्ली वैदिक एज आया। अर्ली वैदिक एज के बाद आपने लेटर वैदिक एज के बारे में भी पढ़ा। तो जब लेटर वैदिक एज में लोहे का आविष्कार हो चुका था, राज्य का निर्माण हो चुका था, छोटे मोटे कबीलाई राज्य बने थे, लेकिन जो प्रमुख रूप से राज्य की अवधारणा पल्लवित, पुष्पित और फलित हुई, वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। और इस पूरे चैप्टर में हम 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिस तरह से जो राज्य की अवधारणा विकसित हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें उस समय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अर्ली स्टेट्स के बारे में हमें जानकारी जो दो तरह के साहित्य से मिलती है। एक तो ब्राह्मण साहित्य, जिसमें से उपनिषद हैं और आरण्यक है, ब्राह्मण है, उनसे मिलती है। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य से भी मिलता है, क्योंकि इसी दौरान जैन धर्म भी पल्लवित, पुष्पित हो रहा था और पूरे देश में जैन धर्म फैल रहा था। और ठीक इसी 7वीं शताब्दी के दौरान 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का भी आविर्भाव हुआ था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था। तो इन तीनों ही साहित्यों से हमको 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की हमको जानकारी मिलती है। तो इस समय हम जो सोर्स थे, किन सोर्स से हमको इनकी जानकारी मिलती है, इसको हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि इस समय जो राज्य बने थे वो मेनली किस तरह के राज्य थे। तो यहाँ इस समय मेनली दो तरह के राज्य थे। पहला रिपब्लिक और दूसरा मोनार्की था। आपको पता है कि रिपब्लिक गणतंत्र को कहते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य का प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होता है, जन्मजात नहीं होता है, उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। दुनिया का सबसे पुराना रिपब्लिक हमारे देश भारत में ही बना था, जिसे हम लिच्छवी गणराज्य के नाम से जानते हैं। और दूसरे तरह की राज्य व्यवस्था भी हमारे देश में थी ठीक उसी समय में, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसे आप मोनार्की कह सकते हैं। मोनार्की ऐसा शासन व्यवस्था होती है जिसमें कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी जो डायनेस्टी सिस्टम होती है उसको हम मोनार्की कहते हैं। तो इस समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो कबीलाई लोग थे काफ़ी संगठित हो चुके थे और जनपद का निर्माण हो चुका था। जनपद ऐसे राज्य को कहते हैं जहाँ पर, जनपद ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ जन यानी लोग अपना पैर रखते हैं। जनपदाज वेयर जनाज और ट्राइब्स सेट फूड, जहाँ लोग जन या लोग अपना पैर रखते हैं, उसे जनपद कहते हैं। तो इस तरह से जनपद बन चुके थे और ये जनपद धीरे धीरे, जो छोटे छोटे जनपद को कई राजा आपस में लड़ झगड़ करके उसे बड़े जनपद बनाते थे और उसको महाजनपद कहा जाता था। इस समय करीब 16 महाजनपद का उदय हो चुका था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स, वज्जी, अवंती प्रमुख थे। और इन महाजनपदों में भी अंततः सभी महाजनपदों में आपस में लड़ाई होते रहता था अपना क्षेत्र विस्तार के लिए। और इस लड़ाई में, इस जो क्षेत्र विस्तार के जो युद्ध चलते थे, उसमें अंततः मगध साम्राज्य सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में इमर्ज हुआ। कंडीशन ऑफ इन द महाजनपदाज, महाजनपद का कंडीशन क्या था? तो महाजनपद में एग्रीकल्चर एक प्रमुख चीज़ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर, चूँकि मगध गंगा जो गंगा प्लेन के एरिया है,
जो राजगीर, पटना, नालंदा इस क्षेत्र में के एरिया है, ये पूरे गंगेटिक प्लेन कहलाता है और गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है, इसलिए ये क्षेत्र काफ़ी उर्वर है। यहाँ सिंचाई की भी व्यवस्था है। इस तरह से ये काफ़ी विकसित क्षेत्र था एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से। राजा लोग भी विकास में अपना योगदान देते थे। इस समय लोहे का आविष्कार काफ़ी पहले हो चुका था। अब किसान लोग खेती में लोहे के सामान का उपयोग करते थे, जैसे हल का पालो जो होता था या जो कुदाल होते थे, उन सब का प्रयोग करते थे किसान, जिससे कि कृषि में आसानी होती थी। और इस समय कृषि काफ़ी ज़्यादा उन्नत था और इसमें आधुनिक उस समय के जो टेक्निक थे उसका उपयोग किया जाता था। राइज ऑफ सिटीज, यहाँ जब राज्य बनते हैं तो सारे लोग कृषि के विस्तार होने से ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा फसल उपजाने लगे, जिसको सरप्लस क्रॉप्स कहते हैं। सरप्लस क्रॉप्स उपजाने के कारण कुछ लोगों ने खेती को छोड़कर के अन्य व्यवसाय धंधे को अपनाया, जैसे कोई पॉटर्स के काम करने लगे, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने लगे, कुछ धातु कर्म करने लगे, कुछ जो है लकड़ी के सामान बनाने के काम करने लगे। इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग काम धंधों में लग गए और इस तरह से जो राजधानी थी या कई जगह बड़े बड़े शहर के रूप में वो विकसित हुआ। इनमें से पाटलिपुत्र, उज्जैन और कई शहर थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स थे। वहाँ क्राफ्ट्स, ट्रेड का उदय हुआ और इस तरह से बड़े सिटी बने। एडमिनिस्ट्रेशन, राजा महाजनपद में राजा जो होता था वो सबसे शक्तिशाली होता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख होता था और उसको सहायता करने के लिए कुछ मंत्री होते थे और वो जो ब्राह्मण थे उनके सलाहकार होते थे और उन्हीं के मंत्रिमंडल और जो अपने ब्राह्मण थे उनके सलाह से राजा शासन किया करता था। यहाँ इस भारत के नक्शे में ये दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जो 16 महाजनपद थे उनको दिखा सकते हैं। ये बिहार का में अंग है, ये मगध का क्षेत्र है, ये वत्स है, इस तरह से ये कौशल है, ये अवध है और इस तरह से जितने भी है सभी जनपद 16 जनपद के चित्र इसमें बने हुए हैं। आप इसको देख करके अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ महाजनपद थे। जो 16 महाजनपद थे। गांव में जो विलेज थे उसका एडमिनिस्ट्रेशन गांव के हेडमैन किया करते थे, यानी जो मुखिया थे वो गांव के देखरेख करते थे, गांव के जो समस्या होती थी उसको देखते थे और कोई भी अपने अथॉरिटी का मिसयूज ना करे, इस चीज़ पर ध्यान रखना हेडमैन का काम था, मुखिया का काम थी। हर राजा का एक राजधानी हुआ करता था इस तरह से। लेकिन ये जो राजा थे वो आपस में हमेशा युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए चूँकि सबसे बड़ा उद्देश्य ही था अपने राज्य का विस्तार करना और इसके कारण वे आपस में युद्ध करते रहते थे। काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, उज्जैन, राजगृह ये सब प्रमुख सेंटर थे एडमिनिस्ट्रेशन के और इसको फोर्टिफाइड किया जाता था, यानी किलेबंदी की जाती थी ताकि युद्धों में उसकी रक्षा किया जा सके। रेवेन्यू सिस्टम क्या था इनका, तो जो कलेक्टर थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और लोगों के द्वारा ये रेवेन्यू नगद भी लिया जाता था और काइंड्स के रूप में भी लिया जाता था। जो फसल होता था उसका कुछ हिस्सा राजा को दिया जाता था, जिसको भाग कहा जाता था। ज़्यादातर ये 1/6 होता था, यानी छठवां हिस्सा होता था। टोटल जो भी उपज होता था उसका छठा हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में दिया जाता था। रेवेन्यू कलेक्टर को सैलरी दिया जाता था। जो राजा थे वह उस पैसे से रोड बनाने का काम, नहर बनाने के काम
और अपनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी के लिए क्या करते थे, जो ट्रेड था यानी व्यापार था, वो गुड रोड्स एनकरेज ट्रेड इवन ओवर द डिस्टेंस, ओवरसीज ट्रेड आल्सो गेंड इम्पोर्टेंस। तो इस समय क्या था कि अच्छे रोड बनाए जाने लगे थे और जिसके कारण दूर तक भी व्यापार होता था। इसके साथ साथ ओवरसीज ट्रेड भी होता था, यानी दूसरे देशों के साथ भी समुद्री रास्तों से व्यापार होता था। जो भृगु कक्ष जिसे आज भरौज कहा जाता था, वह एक बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में विकसित हुआ था। मनी in the form of पंचमार्क coins made of copper and silvers began to be used in trade. Earlier trading was done only through barter। तो क्या होता था कि जो व्यापार के लिए, पहले तो आपको पता है कि जो व्यापार होता था उसमें एक्सचेंज होता था। जो गुड्स होता था, एक चीज़ देते थे उसके बदले में दूसरा चीज़ लेते थे। लेकिन अब क्या था कि एक जो माध्यम था जिसको पंचमार्क कहते थे, वो सिक्के या रुपये के रूप में यूज किया जा रहा था। ये पंचमार्क सिल्वर के होते थे या फिर कॉपर के होते थे और इसके द्वारा व्यापार होता था, लेन देन होता था। यानी आप कुछ अगर बेचते थे तो उसके बदले में उन जिससे सामान खरीदा जाता था उन्हें सिल्वर या कॉपर के सिक्के दिए जाते थे, जो राजा के द्वारा मुद्रित होता था और राजा के द्वारा जारी किया जाता था। आज भी हम रुपयों का उसी तरह से उपयोग करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रुपया जारी करती है वह माध्यम है। ठीक इसी प्रकार से उस समय के जो राजा थे वो पंचमार्क जारी करते थे और ये सिल्वर और कॉपर के बने होते थे और इसके द्वारा व्यापार होता था। और व्यापार में जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि बार्टर होता था, यानी जो आप कह सकते हैं तोल मोल होता था गुड्स का, कि इसके जो रेट होते थे तोल मोल से तय होते थे। मोनार्क मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन इन्वॉल्व्ड इन द सेम ट्रेड of or crafts formed guilds. Sheriffs, their guilds regulated a quality, distributions and price of goods, good procedures। तो क्या होता था कि जो मर्चेंट व्यापारी थे या जो क्राफ्ट्समैन थे वो व्यापार में लगे हुए होते थे और वो अपना एक संगठन भी बनाते थे। यानी आज भी व्यापारियों का संगठन होता है, मर्चेंट्स के संगठन होता है और उस जो संगठन होता था व्यापारी को, उसको श्रेण्स कहते थे ये, या ग्वाइल्ड्स भी कहते थे। ये क्या करता था कि वो देख रेख करता था पूरे व्यापारिक सिस्टम में, जैसे कि जो गुड्स है उसके क्वालिटी निर्धारण करना आज भी होता है कि सरकार एक जारी करती है ISI मार्क, आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह से उस समय भी गुड्स के क्वालिटी और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको रेगुलेट करते थे और जो प्राइस होते थे उसको भी ये तय करते थे। इस तरह से व्यापार चलता था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे थे? कास्ट रिजिडिटी इंक्रीज्ड, स्ट्रिक्टली रूल्स गवर्न ईच कास्ट, intermarriage and interdining between the caste were not allowed. The trades and crafts to the श्रेण्स become hereditary। अभी इस समय क्या हो गया था, आपको पता है कि पहले वैदिक युग में या लेटर वैदिक युग में जो जाति प्रथा था, जो वर्णाश्रम सिस्टम था, वो जन्म के आधार पर नहीं था, वो कर्म के आधार पर था। जो भी व्यक्ति जिस कर्म में लगा होता था उसकी वो जातियाँ बन जाती थी। लेकिन इस समय में जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात अगर हम करते हैं तो इस समय क्या हुआ था कि जाति प्रथा रिजिड हो गया था। ये जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था वह उसी अपने पैतृक जाति का ही माना जाता था। इसी तरह से जो ट्रेड थे, व्यापारी थे, तो व्यापार भी एक तरह से कास्ट बन गया था व्यापारियों का। जो मर्चेंट थे उनके बेटे भी ज़्यादातर मर्चेंट बन जाते। द रिपब्लिक स्टेट ऑफ वज्जी, हम पहले ही देख चुके हैं कि जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 तरह के राज्य थे। एक रिपब्लिकन था स्टेट थे, दूसरे मोनार्की स्टेट थे। तो रिपब्लिकन स्टेट में वज्जी गणराज्य था, वो काफ़ी फेमस था। वज्जी, जिसको वृज्जी भी कहते थे, वो गणसंघ था। गणसंघ का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिसमें कि
जो क्लैंस होते हैं, क्लैन छोटे सामंत राजा कह सकते हैं, जो छोटे मोटे 2 4 10 गांव में राजा हुआ करते थे, वैसे परिवार के हेड से बना हुआ होता था ये, जिसमें से बहुत सारे क्लैंस होते थे। गन का मतलब ही होता है क्लीन। गन का मतलब यहाँ पर, गन का वैसे तो मतलब व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर गन का मतलब होता है क्लीन, जिसको कि एक जैसा स्टेटस मिलता है, यानी जितने भी उसमें क्लैंस थे सबके साथ बराबरी का सबको हक मिला हुआ था। और संघ का मतलब होता है असेंबली। तो क्लैंस यानी जो रजवाड़ों की असेंबली थी उसको गण संघ कहा जाता था। कहा जाता है कि इसमें तकरीबन 7,000 क्लैंस थे, और उन सबको मिला करके ये गणसंघ, बज्जी गणसंघ बना था। इस बज्जी कन्फेडरेसी में सबसे प्रमुख जो थे वो 8 क्लैंस थे। बज्जी गणसंघ में, बज्जी कन्फेडरेशन में 8 क्लैंस थे। उनमें से 2 सबसे प्रमुख थे, पहला लिच्छवी और दूसरा विदेह। और इस कन्फेडरेसी की राजधानी वैशाली थी। बज्जी गणसंघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। गणसंघ का काफ़ी विकास हुआ था। मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले पार्ट में ही कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बज्जी गणराज्य का उदय हुआ था, यानी बज्जी कन्फेडरेसी बना था। तो उस समय भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का आविर्भाव हुआ था, और ये दोनों व्यक्ति भी इस गणसंघ के प्रमुख जो क्लैंस थे उनसे संबंधित थे। भगवान बुद्ध जो थे वो सा के क्लैन से संबंधित थे, और भगवान महावीर ज्ञात्रिका क्लैन, बज्जी के ही ज्ञात्रिका क्लैन से संबंधित थे। इस तरह से भगवान बुद्ध और भगवान महावीर भी इसी गणसंघ के राजा के पुत्र थे। जो रिपब्लिकन था, बज्जी रिपब्लिकन, उसके राज परिवार से संबंधित थे। द मोनार्की ऑफ मगध, हम पहले ही देख चुके हैं कि 2 तरह के राज्य 7वीं शताब्दी में उपलब्ध थे। एक रिपब्लिकन जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं, दूसरी तरह के जो राज्य व्यवस्था थी, दूसरी तरह के जो राजा थे वो मोनार्की थे। मोनार्किज्म में डायनेस्टीज होता है जिसमें कि राजा का बेटा ही राजा होता है। तो एज मोनार्क जो 16 महाजनपद थे उनमें से मगध का इमरजेंस हुआ, और मगध एक बहुत बड़े महाजनपद के रूप में इस समय उभरा। तो जो इसके उभरने का सब कारण क्या था? मगध के उभरने का कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था कि मगध का ये पूरा जो क्षेत्र था, जिसमें नवादा, नालंदा, पटना से लेकर के झारखंड तक का इलाका था, ये नेचुरल रिसोर्स से भरपूर था। जहाँ बहुत बड़ी क्षेत्र में जंगल का विस्तार था, जहाँ से लकड़ियाँ मिलती थी जिससे कि रथ बनाए जाते थे, जिससे कि नावें बनाई जाती थी, बिल्डिंग बनाने में यूज होता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में आयरन ओर भी प्राप्त होता था, जिससे कि युद्ध लड़ने के लिए वेपन्स बनाए जाते थे। और जो टूल्स थे खेती में काम आने वाले, जैसे हल, फाल, कुदाल वगैरह, वो सब भी बनाने के काम में आते थे। लेकिन सबसे प्रमुख बातें थी कि यहाँ के जंगलों में जो मगध के पास था वो बहुत बड़ी संख्या में एलिफेंट्स मौजूद थे, और एलिफेंट्स को मिलिट्री यूज के लिए प्रयोग किया जाता था। हाथी जो है उस समय टैंक जैसी जो व्यवस्था था उसको खींचने में काम करता था। बहुत सारे लोग हाथी से, आपको ये पता होगा कि अलेक्जेंडर भी इसी कारण से मगध के सेना में जो हाथियों की संख्या थी बड़ी मात्रा में, उससे डर करके भागे थे, क्योंकि हाथियों के साथ युद्ध करना उन्होंने कभी भी सोचा नहीं। राजा पोरस के साथ लड़ाई के समय में उन्हें इस बात का एहसास हुआ था। राजा पोरस इसलिए हार गए थे क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो बहुत जोर से बारिश हुई थी, और बारिश में हाथी काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमेशा वैसी स्थिति नहीं होती है। युद्ध के लिए उसके सपोर्ट मिलते थे, हाथियों का यूज किया जाता था। और ये जो पूरा मगध का क्षेत्र था वो गंगा और सोन नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ ये फर्टाइल एरिया था, जहाँ साथ साथ ये नदियाँ जो थी वो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड दोनों को आगे बढ़ाती थी। ट्रांसपोर्ट जो वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी बोट्स के माध्यम से
सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। इसके अलावा ट्रेड, जो बोट के माध्यम से ही ट्रेड भी होता था। लोग गुड्स को क्या करते थे, यहाँ से ले जाते थे दूसरे क्षेत्र में। तो जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम था वो वाटर के जमीन से तो होता ही था, गंगा और सोन नदी के माध्यम से दूसरे जगह वो ट्रेड करते थे। स्ट्रॉन्ग रूलर्स, मगध 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का इमरजेंस इसलिए हुआ क्योंकि कुछ प्रमुख राजा जो थे मगध के, वो काफ़ी योग्य राजा थे, काफ़ी ताकतवर राजा थे। इनमें से बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद का नाम लिया जाता है। बिंबिसार ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए 2 तरह की नीतियों को अपनाया, जिनमें से एक तो था वार और दूसरा था अलायंस। यानी जो ताकतवर महाजनपद थे उनके साथ वो अलायंस करके किसी तीसरे से युद्ध करता था। साथ साथ इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने 3 शादियां की थी। जो बड़े 3 महाजनपद थे, अंग, वैशाली, इस तरह से जो उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित भी किए थे। तो इस तरह से 3 तरह से वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। और ये बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु राजा बना। अजातशत्रु और बिंबिसार ये दोनों की राजधानी राजगीर हुआ करती थी। अजातशत्रु ने बहुत सारे रोड बनाए, नहरों को नहर बनवाया और ट्रेड को, जो व्यापार था उसको विकसित करवाया। अजातशत्रु ने पटना को, जो पाटलिपुत्र उस समय कहा जाता था, उसको फोर्टिफिकेशन भी किया, उसकी किलेबंदी की। और उसने पूरे गंगेटिक प्लेन में कृषि को बढ़ावा देने के साथ साथ ट्रेड को बढ़ावा दिया। द रिलीजियस थिंकर्स गौतम बुद्ध एंड महावीरा रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। तो गौतम बुद्ध और भगवान महावीर दोनों को अजातशत्रु ने और बिंबिसार ने अपना समर्थन दिया। तो ये एक बड़ी बातें थी। अजातशत्रु बाद में भगवान बुद्ध का फॉलोवर भी बन गया था। Rivalry between the Magadha and Vajji became intense during the अजातशत्रु रीजन। अभी आपने सुना, अभी हमने बताया था कि जो वज्जी गणसंघ के एक राजा की बेटी से भी बिंबिसार ने शादी किया था। तो अजातशत्रु को सौतीली माँ थी। इस तरह से कुछ मसले को लेकर के अजातशत्रु और वज्जी में एक टेंशन बढ़ गया था। भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध चाहते थे कि वज्जी जो है वो मगध के सामने अपना महत्व ना खोए और वहाँ रिपब्लिकन सिस्टम बना रहे। वह कहा करते थे कि वज्जी को मजबूत होना चाहिए, वहाँ के राजा को हमेशा आपस में मिल बैठ करके डिसीजन लेना चाहिए और औरतों को सम्मान देना चाहिए, साथ साथ जो संत हैं उनको भी सम्मान देना चाहिए। इस तरह से महापद्मनंद के समय में मगध की राजधानी राजगिरी से पटना कर दिया गया और महापद्मनंदा ब्राउड द एंटायर गंगेटिक प्लेन्स अंडर द कंट्रोल। महापद्मनंद ने जो पूरे गंगेटिक प्लेन था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस तरह से इस पूरे चैप्टर को हमने इस एक वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। और इसे अगर कहीं कुछ भी सवाल हों इनसे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं भी कोई ऐसा चीज़ हो जो समझ में ना आया हो, आप पूछेंगे। वैसे तो हमने इसको समझाने का प्रयास किया है, फिर भी हम आपके लिए हर सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। हम इस तरह के और चैप्टर से रिलेटेड और वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे और एग्ज़ाम के लिहाज से हम इसे शॉर्ट में लाने का प्रयास किया है। आपके हर एक एक पॉइंट को हम डील करेंगे